बस की यात्रा कल आधा पढ़ा दिया था। अब आगे देखो, शुरुआत की बात ये थी कि लेखक और उसके मित्र ये 5 जने थे और इनको पन्ना से सतना वाली जो बस है उसमें जाना था। जबलपुर की ट्रेन वहाँ से मिलनी थी। गांव के व्यक्तियों ने बताया कि समझदार व्यक्ति रात वाली इस बस से 4 बजे जाते तो नहीं है। तो उन्होंने एक बार तो हंसी मजाक में कहा कि क्यों, कोई रास्ते में डाकू है या ये बस ही डाकिन है। तो फिर देखा तो समझ में आ गई कहानी, बहुत पुरानी बस थी। तो एक बार तो वो कह रहा है श्रद्धा आई मुझे, तो उसके ऊपर बस पर श्रद्धा उमड़ आई। और कभी इंजन खराब होता नज़र आया, तो कभी पेट्रोल की टंकी में लीक हो गया। और उसका मालिक कह रहा था ये तो बहुत बढ़िया बस है, और लेखक को डर लग रहा था। और वो एक लाइन बहुत ही गजब की आई थी कि उसके शीशे सारे टूटे पड़े थे, कांच तो कुछ बचे हुए थे। तो लेखक ने कहा कि जो बचे थे उनसे हमें बचना था। तो ये व्यंग्यात्मक भाषा है। इसमें एक बात और भी आई थी कि जो बस है उसका एक एक पुर्जा असहयोग आंदोलन की याद करवा रहा था। मतलब है जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, अंग्रेजों की किसी भी काम में सहयोग नहीं करना, असहयोग आंदोलन, तो कह रहा है कि ये बस उस समय जवान रही होगी, लेकिन आज तो इसके प्रत्येक पुर्जे एक दूसरे से अलगाव की स्थिति में थे। कभी लगता कुर्सी आगे चली जाएगी, बॉडी पीछे रह जाएगी, कभी लगा बॉडी आगे निकल जाएगी, कुर्सी पीछे रह जाएगी। अब आगे देखो, एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, मतलब उपाय किए, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। सविनय विनम्रता के साथ, स परिवार के साथ, तो सविनय, विनय है विनम्रता। अवज्ञा होता है आज्ञा नहीं मानना। अवज्ञा ये लिख लो बेटा पेंसिल से, छोटे छोटे अक्षरों में दबाव नहीं देना। दबाव दोगे तो पेंसिल का गोटा टूट जाएगा या फिर नीचे वाले पेज पर छप जाएगा। बुरी तरह से लिखते हो आप, छोटे छोटे अक्षरों में लिखो। अवज्ञा को अंडरलाइन करो और पास में जो खाली जगह दिख रही है वहाँ अवज्ञा का लिख लो आज्ञा नहीं मानना। अवज्ञा क्या होता है? तो सविनय विनम्रता के साथ आज्ञा नहीं माना। देखो आज्ञा ना मानना 2 तरह से होता है, या तो जबरदस्ती से विरोध करके कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, एक होता है विनम्रता दिखाते हुए अगले की बात ना मानना। तो गांधी जी ने किसी भी प्रकार की हिंसा करने की बजाय विनम्रता से कहा कि हम आपकी कोई भी आज्ञा नहीं मानेंगे, अंग्रेजों से विरोध किया। तो उसको बोलता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है, मतलब एक ही नंबर की बस है, कोई कमी नहीं है, चलती है, ये तो रोज़ चलती है, ये कोई नई बात थोड़ी है। यह तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक मतलब ये तो संयोग की बात है, आज खराब हो गई वरना तो होती नहीं खराब, ये तो रोज़ जाती है, यही रास्ता, यही बस, यही रास्ता, ठीक है। पर ये तो इत्तेफाक से आज खराब हुई है, क्योंकि हर एक आदमी अपनी तो चीज़ का पक्ष लेगा, अपनी चीज़ थोड़ी खराब बताएगा। कल मैंने बढ़िया की उदाहरण से बताया था, आप कोई सामान खरीदते हो तो वो तो बढ़ाई करेगा। क्षीण चांदनी में, क्षीण होता है धुंधली, कमज़ोर, क्षीण होता है कमज़ोर, धुंधली, हल्की हल्की चांदनी थी, क्योंकि वो रात हो चुकी थी, क्योंकि ये शाम वाली बस थी और रात में चांद निकल आता है। तो चांद की जो चांदनी है, पूर्णिमा को तो दूध या उज्जवल चांदनी बिखरी होती है, काफ़ी उज्जवल, लेकिन अब ये थोड़ी धुंधली थी रोशनी, क्षीण चांदनी। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय स्थिति लग रही थी। दयनीय स्थिति में जो छाया एक तो धूप से भी होती है, एक चांदनी रात होती तो भी वृक्षों की छाया होती है। तो वहाँ वो बस खड़ी थी, रात को स्टार्ट नहीं हो रही थी, और उस पर दया आ रही थी बस पर कि बेचारी बूढ़ी है, चली नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा है। इससे जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, कोई बूढ़ा आदमी थक कर बैठ जाता है या बूढ़ी औरत थक कर बैठ जाती है, तो वैसे ही शायद ये थक कर बैठ गई होगी। जैसे कई बार बूढ़ी ऊँटनी होती है, उस पर 2-3 सवारी बैठ जाए तो वो थक जाती है बेचारी। तो ऐसे ही बस पर कई जने बैठ गए थे और तो वो थक के बैठ गई बेचारी। हमें ग्लानि हो रही थी, एक तरह से पश्चाताप हो रहा था कि यार गलत बैठ गए बेचारी पर,
इतना बोझ है, ये वैसे ही बुढ़ी है, इस पर इतना बोझ और। तो हमें गिलानी हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं, अगर इसका प्राणांत हो गया तो बेचारी बुढ़ी है, मर जाएगी। तो इस बियाबान में, बियाबान मतलब सुना जंगल, हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, अंतिम संस्कार, समझ गए। आगे देखो, हिस्सेदार जो पार्टनर है ना, जो साथ में बैठा था, हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, थोड़ा बहुत इधर उधर से तार तूर देखे उसके, है ना, नट बोल्ट ले देख रहा था वो। बस आगे चली, इतने में क्या है, थोड़ी वो स्टार्ट हो गई और कुछ दूर आगे चल पड़ी। उसकी चाल और कम हो गई थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे चलने लगी थी, क्योंकि तेज़ चलाएंगे तो पता नहीं कौन सा पुर्जा पीछे रह जाए, फिर रुक जाए, गड़बड़ हो जाए। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। वृद्धा यहाँ बस कोई कहा गया है, और आंखें मतलब लाइट जो उनकी हेडलाइट होती है ना बस की, वो उसकी रोशनी जाने लगी, मतलब धीमा जगने लगी वो। कारण क्या है, इंजन काम नहीं कर रहा था ढंग से। कई बार मोटरसाइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल का इंजन वगैरह तो बढ़िया है, लेकिन बैटरी डिस होती है तो वो प्रकाश ज़्यादा नहीं होता, धीमा, लाइट धीमी दिखती है। तो ऐसा ही कुछ था, तो प्रकाश तो रात को चाहिए ही चाहिए था, लेकिन उनकी लाइटें जो है ना बस वाली, वो तेज़ नहीं जल रही थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे कई बूढ़े आदमी की आंखें बुढ़ापे में कमज़ोर हो जाती है ना, कम दिखता है, तो वैसे इसकी लाइट धीमी लगने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी, सिर्फ चांदनी की जो रोशनी है उसी में रास्ता देख रही थी, और आगे धीरे धीरे रेंग रही थी, चल रही नहीं था। क्यों? क्योंकि रेंगना होता है धीरे धीरे से चलना, पेट के बल रेंगते हैं ना वो, है ना। तो वो बूढ़ी कह दिया तो रेंगती हुई धीरे धीरे चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे हो जाती। आगे से कोई लाइट आती दिखती कि आगे से गाड़ी आ रही है, पीछे से आ रही है, तो ये जो बूढ़ी बस है ये एकदम ही किनारे पर आ जाती और उसको साइड दे देती, क्योंकि उनकी गति थोड़ी तेज़ थी, तो वो उसके पीछे पीछे थोड़ी चलेंगे, वो तो साइड लेके आगे जाएंगे। तो ये बस किनारे हो जाती, और किनारे होकर क्या कहती निकल जाओ बेटी। दूसरी गाड़ियों को कह दी कि निकल जाओ बेटी, क्योंकि ये तो बूढ़ी की बस है, बूढ़ी बस है। तो छोटी मोटी कार कूर आती, कोई नई बस आती ना, नई बस है, जवान है, तो ये बूढ़े वाली कहती चली जाओ बेटी, मैं तो बूढ़ी हूँ, धीरे धीरे चलूँगी। क्योंकि बूढ़ा आदमी पैर थक जाता है ना उसका, तो बूढ़ा आदमी तो धीरे चलेगा, जवान तो दौड़ते भागते चलते हैं। तो ये बूढ़ी बेचारी बस एक साइड में हो जाती, निकल जाओ बेटी। अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही कि तुम्हारी तरह चलने वाली उम्र ही नहीं रही मेरी, तुम तो दौड़ भाग सकती हो, चली जाओ। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। अब की बार टायर गया। वो एक कहावत है, कानी के ब्याह में कौतुक ही कौतुक। मतलब है, ये कहानियाँ कहावत ऐसी बनी हुई है कि कानी लड़की होती है, पहली बात तो उसकी सगाई होती नहीं, कौन ब्याहेगा कानी को, और जैसे तैसे करके रिश्ता कोई कर दे, अगले को बातों में लेकर या अगले को सच्चाई छुपा कर कैसे ही करके। पुरानी बात है ये, जब माँ बाप रिश्ता करे के आ जाया करते, उससे पहले नाई रिश्ता कर लेते, नाई रिश्ता कर लेते थे, और घर वालों को वो पसंद होता था, और नाई भी विश्वासघात नहीं करता था, दोनों परिवारों को वास्तविक स्थिति बताता था कि उनकी परिवार की हालत ये, इनकी ये, अगर आपका रिश्ता बन रहा है तो जोड़ लो। तो ऐसे करके नाई रिश्ता कर देते थे, विश्वास होता था, सारी दुनिया विश्वास पर चलती थी, समझाई बात है। और फिर माता पिता रिश्ता तय करने लगे। आजकल तो माता पिता भी नहीं मानते, संस्कृति चौपट होती जा रही है, भारतीय संस्कृति। उसका रिश्ता हो भी गया मान लो कानी लड़की का, तो फिर वो जो सच्चाई छुपाई हुई है वो तो सामने आएगी, फिर और गड़बड़ होगी, और तानने पड़ेंगे। तो एक गड़बड़ होगी तो 10 गड़बड़ और होगी। ये बात दूसरे क्षेत्र में लागू कर लो भले ही। अगर आपने एक झूठ बोल दिया तो फिर कई झूठ बोलने पड़ेंगे, इसलिए पहला झूठ मत बोलो, तो बाकी 9 झूठ अपने आप ही दब जाएंगे, मर जाएंगे। समझ आ रही बात है। अगर आपने घर से चोरी करके पैसे ले लिए तो वो पता लगेगा, घर वाले कुछ इधर उधर पूछेंगे। या मान लो आपने पैसे नहीं चुराए, गंदी बात होती है, नहीं चुराना चाहिए। मान लो आप कोई कहीं पिक्चर देखने चले गए और घर वालों को पता लगा
तो आप एक तो पिक्चर देखने गए, वो गलत गड़बड़ कर दी, फिर आपको कहेंगे तो आपको कि मेरे दोस्त के पास था। अब वो दोस्त के पास था, वो झूठ बोल दिया, दो झूठ हो गए ना। और अगर घर वालों ने दोस्त को पूछ लिया कि तेरे पास आया था क्या, वो कहते नहीं मैं तो खुद गाँव गया हूँ, मेरे ननिहाल हूँ, तो फिर आप तीसरी झूठ बोल के उस दोस्त के पास नहीं उसके पास गया था। तो एक के बाद एक कितनी झूठ बोलनी पड़ेगी। पहले ही सच्चाई बताओ ना, तो 9 झूठ से बच जाओगे। झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, झूठ है एक झूठ बोलकर 10 झूठ गले में डालना, ये तो बहुत, और पाप लेना, ये तो बेवकूफ़ी है। ये तो कोई भी गलती हो जाए, माँ बाप को साफ साफ बता दो और सॉरी बोलो कि गलती होगी, आगे से नहीं करूँगा, मैंने ये झूठ बोला था, आगे से नहीं बोलूँगा, तो वो गलती वहीं सुधर जाती है। और नहीं तो एक के बाद एक कई गलतियाँ करनी पड़ेगी। तो ये बस थी, एक तो खुद ही खटारा थी, बूढ़ी थी पुरानी थी, तो अब तो और तो गड़बड़ आएगी, कभी इंजन में आएगी, कभी सीट में आएगी, कभी किसी और में गड़बड़ आएगी। अब की बार टायर फूट गया, पंचर हो गया, वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई, क्योंकि टायर जब फटता है या हवा निकलती है ना, तो बहुत ज़ोर से झटका लगता है और वो रुक गई। ठीक है, ब्रेक लगा लिया होगा। अगर स्पीड में होती ना तो उछल कर नाले में जा गिरती, साइड में जो नाला चल रहा था, और सबका राम नाम सत्य हो जाता। पर वो बच गई। किस लिए बच गई? स्पीड कम थी। तेज स्पीड में टायर फट जाता है या तेज स्पीड में हवा निकल जाती है एकदम से, तो फिर एक्सीडेंट ही होता है। इसलिए स्पीड कम रखनी चाहिए। पता नहीं कब कोई टायर के नीचे कांटा आ जाए, कब कोई कील आ जाए, कब कोई पंचर हो जाए। आराम से चलाना चाहिए व्हीकल को। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। इतनी देर तो उसके प्रति शिकायत थी और असमंजस की स्थिति थी कि पता नहीं ये कैसे झूठ बोला है, बस चलती है, बढ़िया हमेशा चलती है, पता नहीं क्या क्या इसकी बातों में विश्वास करें कि ना करें। लेकिन अब उसकी हालत देखकर बार बार जब बस खराब हो रही थी तो पहले तो कह रहा था कि मुझे बस पर श्रद्धा हुई, अब कह रहा है मैंने पहली बार मालिक को श्रद्धा भरी दृष्टि से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पे लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं, इसलिए श्रद्धा आई। कोई आपको पूछे कि लेखक को बस का जो पार्टनर है, मालिक पार्टनर हिस्सेदार है, उस पर लेखक को श्रद्धा क्यों उमड़ी? इसलिए उमड़ी कि लेखक के मन में आया कि मैं तो आज ही सफ़र कर रहा हूँ और मजबूरी में कर रहा हूँ, और ये आदमी जो मालिक है हमेशा इसी बस में सफ़र करता है, और वो भी इन टायरों के साथ जो कभी भी धोखा दे सकते हैं। आज धोखा देगा, फट गया, और तेज़ गति होती तो नाले में जब चला जाता। तो ये आदमी भी अजीब है, बड़ा अजीब आदमी है। खुद की जान हथेली पर रख करके इसी बस में रोज़ सफ़र करता है। चलो एक दिन तो मजबूरी में करना पड़ जाए, ये तो अजीब आदमी है, रोज़ जान हथेली पर लेकर सफ़र करता है, इसलिए उस पर श्रद्धा आ गई। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग होता है बलिदान, त्याग। ऐसी भावना दुर्लभ है। दुर्लभ जो मुश्किल हो, कहीं मिले ना, दुर्लभ जो मुश्किल से मिलती हो। तो ये अगर कोई आ जाए पंक्ति पेपर में, उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करो। ऐसे प्रश्न आते हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में। आशय स्पष्ट करो, इसका मतलब है कि इस पंक्ति का मतलब समझाओ, इसका भावार्थ बताओ, इसका अर्थ समझाओ, क्या कहना चाह रहा है। तो बड़ी क्लासों में आता है आशय स्पष्ट करो, तात्पर्य समझाओ इस लाइन का। तो कई बार जो बच्चे गौर से नहीं पढ़ते ना, तो उनकी ऐसी लाइनें आ जाती है किसी कविता से या किसी पाठ से, तो वो क्या करते हैं, वो लाइन होती है इस कविता की और मिलती जुलती बात होती है, उसको कोई दूसरा पाठ याद आ जाता है, वो उस पंक्ति का आशय स्पष्ट करता है तो दूसरे पाठ के आधार पर कर बैठता है, और परीक्षा में ये कटा। तो सचेत रहना पड़ता है कि ऐसी लाइनें, ऐसी बातें इस पाठ में है। और कोई गजब की लाइन हो तो उनको एक पेज पर लिख करके, जहाँ आपका स्टडी रूम है वहाँ चिपका लिया करो विशेष बातों को। ये मैं 12वीं क्लास में समझाता हूँ, बोर्ड वाली में।
जब सिलेबस पूरा हो जाए तो मैंने कहा या तो पढ़ते समय पहले ही कर लो या बाद में रिवाइज करो तब कर लो। कुछ बातें, कुछ पंक्तियाँ ऐसी होती है जिन पर प्रश्न बनता ही बनता है, तो ऐसी पंक्तियों को पहले ही लिख लो। तो मैं चार्ट बनवाता हूँ 12वीं क्लास के बच्चों से, 10वीं के बोर्ड वालों से। क्या कहता हूँ कि आप पाठ, सिलेबस पूरा हो गया, अब दोहराई करनी है। सारे पाठ हूबहू तो दोबारा पढ़े नहीं जा सकते, पाठ परिचय दोबारा पढ़ा जा सकता है, इतना टाइम होता है। पाठ परिचय तो पढ़ ही सकते हैं, प्रत्येक पाठ का एक दिन में 3-4 पाठों का पाठ परिचय पढ़ लेंगे, 20 मिनट लगती है पाठ परिचय में। और पढ़ाते समय किसी टीचर ने पढ़ाया होगा तो लाइन तो अंडरलाइन की करवाई होगी विशेष पंक्तियों की। तो आप क्या करना है, ऐसे एक पेज लो लंबा सा, यहाँ नंबर 1 डाल दो, क्रम संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे पाठ, फिर स्केल से लाइन खींचो और आगे लिखो पाठ का नाम। उस पाठ का नाम लिख लो जो भी है, बस की यात्रा या लाख की चूड़ियाँ। फिर आगे लिख लो लेखक का या कवि का नाम, कविता है तो कवि का नाम, और निबंध है, कहानी है तो लेखक का नाम। उसके बाद में ये सब इतना पे ज़्यादा, इस साइड वाला ज़्यादा छोड़ देना, बड़ा खाना बना लेना, उसमें ऊपर लिख देना विशेष, तो उसमें लाइनें लिख देना, ठीक है, कि ये लाइन इस पाठ में है। और पात्रों के नाम लिख लेना, ये पात्र हैं। कई बार क्या पात्र भूल जाते हैं कि ये पात्र कौन सी कहानी का है, तो वो पात्र लिख लिया करो तो याद रहेगा। तो इतनी सी दूर में आ जाएगा। फिर नीचे अगले पाठ का एक जो जोड़ा होता है ना आपका, उस एक जोड़े पर सारे पाठ आ जाएंगे टोटल। और वो पेज जो है ना, या तो चिपका लो और या जेब में रखो, आते जाते पढ़ लो, खाली पीरियड में पढ़ लो, है ना। तो प्रत्येक पाठ याद रह जाते हैं, ये पाठ है, ये लेखक है और इसमें ये बातें हैं। जैसे आपने वहाँ लिख ली कि कुछ ही कांच बचे थे और जो बचे थे उनसे हमें बचना था, इतना सा लिख के छोड़ लो, पता लग जाएगा कि ये वाली लाइन इस पाठ से है, पता लग जाएगा। तो ऐसे आप छांट के लिख लो। तो उसी में ये लिख लेना, उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, तो बाद में याद आ जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा लिखा होता है ना, थोड़े पेज पर, एक पेज पर ही सारे पाठ हैं, उनको 2-4 बार रीडिंग लगाते हैं तो याद रह जाती है ये पंक्तियाँ। हर एक पंक्तियाँ महत्वपूर्ण नहीं होती, पूरे पाठ में कुछ एक पंक्तियाँ महत्वपूर्ण होती है जिन पर प्रश्न बनते हैं। तो उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, ये क्यों कहा, अब इसका उत्तर सुनो। पहले पंक्ति समझ गए, कह रहा है बलिदान करने की ऐसी भावना दुर्लभ है, यानी हर एक जगह मिलती नहीं है। जैसे सुभाष चंद्र बोस जैसी देशभक्ति दूसरी जगह मिलेगी नहीं, महात्मा गांधी जैसी देशभक्ति दूसरी जगह नहीं मिलेगी, भगत सिंह जैसी देशभक्ति दूसरी जगह नहीं मिलेगी। यूँ तो हाँ, यूँ तो सारे ही देश प्रेमी होते हैं, हम भी अपने देश से प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों की देशभक्ति कुछ अलग ही, निराली ही होती है। तो उनको बोलते हैं दुर्लभ, जो मुश्किल से उसकी बराबरी का मिले तो दुर्लभ बोलते हैं। तो यहाँ उत्सर्ग, बलिदान, अपने आप का बलिदान, कैसे कि जब उसको पता है कि तेरी बस खटारा है, उस मालिक को, हिस्सेदार को, कि बस खटारा है, टायर भी फटने वाले हैं, अगर ऐन मौके पर टायर फट जाए, नाली में गिर जाए तो मरना पड़ेगा, फिर भी जान की परवाह नहीं कर रहा, जान हथेली पर लेकर सफर कर रहा है रोज उसी में। तो कह रहा अजीब आदमी है, मरने से डर नहीं रहा, ये तो बड़ी त्याग की भावना है, ऐसी भावना तो दुर्लभ ही मिलेगी। तब कहा था उसने, समझ गए। हर एक आदमी मौत से डरता है ना, और ये डर नहीं रहा, पता है बस कटा रहा है, टायर पुराने हैं, फिर भी सफर कर रहा है और रोज कर रहा है, तो ये तो बलिदान करने की भावना ऐसी तो कहीं और मिलने वाली है नहीं। तब लेखक ने कहा था, किसके प्रति कहा था, बस के हिस्सेदार के प्रति। क्यों कहा था, क्योंकि इतनी खटारा बस में इतने पुराने टायरों के साथ रोज सफर करता है, आज वो फट गया, ये तो शुक्र है कि वो नाली में नहीं गिरी। तो ऐसा अपने आप को मौत के मुंह में डाल रहा है, रोज रोज डाल रहा है, मैं तो आज फिर भी मजबूरी में जा रहा हूँ, ये तो रोज अपने आप को मौत के मुंह में डाल रहा है। ऐसा उत्सर्ग करना, बलिदान करने की भावना तो और कहीं देखने को मिलेगी नहीं। तब कहा है, समझ गए। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। अब ये व्यंग्यात्मक भाषा है कि इसमें साहस तो है, ये मृत्यु से नहीं डर रहा, तभी तो पुराने टायरों की बस में यात्रा करता है रोज, पर यह साहस है ना, ये सही जगह काम नहीं कर रहा, इसे तो भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पर जाना चाहिए ताकि इसका साहस सही जगह काम आ सके। यूँ बस में मरने से क्या फायदा है, नाली में गिरेगी बस फिर मरेगा, तो वो साहस क्या काम आएगा, इसका साहस सही जगह प्रयोग में नहीं हो रहा। समझाई बात है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए ताकि वो क्रांति ला सके। क्रांति का मतलब क्या होता है, बदलाव। जैसे समाज में कोई जर्जर स्थिति हो गई,
समाज में कोई ऐसा कानून है जो उपयोगी नहीं रह गया, उनको हटाना और समाज के उपयोग के लिए अच्छा कानून बनाना, ये बदलाव लाना, ऐसा जो करता है वो होता है क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला। तो कह रहा है कि इसका साहस, ये तो ऐसे ही नाली में गिर के मरेगा, इसका साहस क्या काम आएगा? इसको तो किसी क्रांतिकारी दल का नेता होना चाहिए। किसके बारे में कह रहा है? पार्टनर जो है ना, हिस्सेदार, उसके बारे में। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते, तो देवता बाहें पसारे इसका इंतजार करते रहते। अगर ये नाले में गिर जाती है तो रुक गई, अगर ये ना रुकती, नाले में गिर जाती, थोड़ी स्पीड होती तो सारे मरते, और सारे मरते तो हम तो ऐसे ही नरक में जाते। और ये तो साहसी था, साहसी पुरुषों की तो सारे कदर करते हैं। तो शायद यमदूत है ना, वो भी बाहें पसारे इसका इंतजार करता कि एक साहसी व्यक्ति आया है। ये व्यंग्यात्मक भाषा है। देवता लोग उसका स्वागत करेंगे कि ये साहसी है, बाकी तो डरपोक थे। और देवता लोग क्या कहकर स्वागत करेंगे? ये नीचे लिखा हुआ है, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए बदला नहीं, नालायक ने लालची आदमी ने बदला नहीं कि एक टायर के लिए प्राण दे दिए, पर टायर नहीं बदल पाया। वो साहसी आदमी आ रहा है आज। अगर मरकर जाते ना स्वर्ग में, तो देवता लोग उसका इंतजार करते कि वाह, आओ आओ साहसी व्यक्ति, अपनी जान की भी परवाह नहीं की, इतना साहस है तुम्हें, मरने की परवाह नहीं की, एक टायर तक नहीं बदला, वाह। ये व्यंग्यात्मक भाषा है, समझ में आ रही है? दूसरा घिसा टायर लगा करके बस फिर चल पड़ी। अब वहाँ नया कौन लाए? पुराना पड़ा था ऊपर। कई बार वो स्टेप नहीं रखते ना ऊपर, टायर एक और लगाते ना गाड़ी में, वो भी पुराना ही था। तो कह रहा है कि दूसरा टायर बदल करके पुरानी बस थी वो फिर चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी, इतनी बार रुकी तो अब तो पन्ना पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी, और सोच लिया कि गाड़ी तो निकलेगी, आगे वाली गाड़ी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। एक तो पन्ना छोड़ो, जो आगे स्टेशन आ रहा है, जो बस स्टैंड आ रहा है, उस पर भी जाने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना तो पता नहीं कितने स्टेशन बाद आएगा। और एक है कभी भी, यूँ नहीं कह रहा है अभी घंटा बाद पहुंचेंगे या 2 घंटा बाद या सुबह तक, कह रहा है कभी भी नहीं जा पाएंगे शायद इस बस में। तो यूँ लगा उनको, कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजरनी है। यह व्यंग्यात्मक भाषा है कि पूरी जिंदगी इसी बस में गुजरेगी। कई बार अपने बोल देते हैं ना, किसी से कोई पानी मंगवाना हो, 2 मिनट लगते हैं और वो मतलब 20 मिनट तक नहीं आया, तो हम क्या बोलते हैं? 2-3 डायलॉग मारते हैं। या तो कहते हैं कि बिरबल की खिचड़ी है क्या जो तुम जल्दी से नहीं ला रहा, या बोलते हैं भैया आज की तारीख में ले तो आएगा क्या, पैर बंधे हुए क्या? हाँ। तो कह रहा है कि जिंदगी इसी बस में गुजरने वाली है, ये हमें लगा बस की हालत देखकर, और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। प्रयाण होता है अगले तक, अगले स्थान तक प्रस्थान करना, प्रयाण करना, ठीक है। जैसे कई बार सेना युद्ध के लिए, युद्ध भूमि के लिए जाती है ना, तो उसको बोलते हैं प्रयाण करना, प्रस्थान करना। जिंदगी इसी बस में गुजरनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। जो भी जिंदगी है यहीं बैठे रहना है, और यहीं से जब उम्र होगी पूरी तो यहीं से चल बसेंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। किसकी? बस की। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गई। एक तो बेताबी होता है किसी चीज़ को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, बेताब होना कोई चीज़ को पाने के लिए। तो पहले मन में था कि जल्दी पहुंचेंगे, आगे वाली ट्रेन पकड़ में आएगी। अब वो बेताबी खत्म होगी, पता लगे नहीं पहुंचेंगे, टिक कर बैठ गए कि भाई इसी में बैठे रहो, एक ज़िंदगी तो इसी में बितानी है। और जो तनाव था, तनाव कैसे होता है? देखो, जैसे उनका स्टेशन जल्दी आने वाला होता है तो अपना शरीर वैसे ही सचेत हो जाता है, यूँ निश्चिंत होकर नहीं बैठे रहते, निश्चिंत शिथिल होकर शरीर को नहीं छोड़ते, थोड़ा सा शरीर को तनाव में ले आते हैं, मतलब थोड़ा सा सचेत हो जाता है शरीर कि बैग वगैरह संभालते हैं और कोई सामान देखते हैं कि बस में ना छूट जाए जब स्टेशन आने वाला होता है। तो वो बेताबी और वो तनाव हमने छोड़ दिया, शिथिल निश्चिंत होकर के बैठ गए। हम बड़े इत्मीनान से, तसल्ली से
घर की तरह बैठ गए, जैसे घर में आराम से बैठते ना वैसे बस में बैठ गए कि ये ना तो कहीं आएगी ना जाएगी, जिंदगी यहीं पूरी करनी है। चिंता जारी रही, हंसी मजाक चालू हो गया। मन में चिंता थी, काम समय पर नहीं हो रहे थे, लेकिन हम हंसी मजाक करने लगे। पांचों मित्र, ये पाठ खत्म हुआ। व्यंग्यात्मक भाषा थी, हास्य व्यंग्य का पुट था, हरिशंकर प्रसाद की जबरदस्त रचना थी। ठीक है, अब इसके प्रश्न उत्तर है कल करवाएंगे। कल बताएंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।